मंत्रियों को सीएम धामी का फील्ड मंत्र, जनपदों में कटेगी रात। देहरादून पिथौरागढ़ हवाई सफर शुरू, 1 घंटे में तय होगी दूरियां, सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। नंदानगर मार्ग पर मौत को दावत, बिना सुरक्षा मकानों के चल रही डेंट लेन कटिंग। पतंजलि में नारी शक्ति का महापर्व, स्वामी रामदेव ने किया कन्या पूजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रावत। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के सीमांत जिलों को राजधानी से जोड़ने की दिशा में आज एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ के लिए सीधी हवाई सेवा को विधिवत शुभारंभ किया है। उड़ान योजना के तहत शुरू हुई इस सेवा से अब घंटों का सफर मिनटों में सिमट जाएगा और सीमांत क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलेगी। राजधानी देहरादून से पिथौरागढ़ की दूरी अब केवल 1 घंटे की रह जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रिबन काटकर और दीप प्रज्वलित कर इस 42 सीटर विमान सेवा का आगाज किया। यह हवाई सेवा न केवल आम यात्रियों के लिए समय की बचत करेगी, बल्कि आपातकालीन स्थिति और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी वरदान साबित होगी। नहीं, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। मैं आज जो हवाई सेवा प्रारंभ हो रही है देहरादून से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से देहरादून की, इस सेवा के प्रारंभ होने पर मैं सभी सीमांत क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। रामनवमी के पावन दिन पर यह सेवा प्रारंभ हो रही है और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे नगर विमानन मंत्री श्री राम मोहन नायडू जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये हमारी प्राथमिकता है कि राज्य के हमारे सभी सीमांत क्षेत्र हमारी हवाई सेवा से कनेक्ट हों और पिथौरागढ़ का एयरपोर्ट अब देहरादून से सीधे जुड़ गया है, दिल्ली से भी जुड़ गया है, दिल्ली से भी हवाई सेवा प्रारंभ हो गई है और उसके विस्तार के लिए 450 करोड़ रुपए की धनराशि राज्य सरकार ने पहले ही स्वीकृत कर दी है, जिससे कि उसका और विस्तार होगा। और भारत सरकार का नगर विमानन मंत्रालय, उसके साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में हमारा करार हो चुका है, MOU हमारे साइन हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे अन्य क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को भी, चाहे हमारा चिन्याली सौड़ का क्षेत्र हो या हमारा गौचर का क्षेत्र हो, वो भी हवाई सेवा से जुड़े। और छोटे विमान, चूँकि अब देश की सेवा में ज़्यादा उनका प्रचलन बढ़ रहा है और ऐसे विमानों से हमारे राज्य में हवाई सेवा आसानी से लोगों को मिल सकती है। तो मैंने अभी एयरलाइंस के जो CMD हैं श्री अमित जी, उनसे भी अनुरोध किया है कि ये सेवा हमारी जो है गौचर के लिए भी चलाई जाए और चिन्याली सौड़ के लिए भी चलाई जाए, क्योंकि हेलीपोर्ट्स हमारे यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में अभी हो गए हैं। हेलीपैड की संख्या पिछले सालों में 118 तक हो गई है। अन्य स्थान भी, चूँकि हमारे यहाँ पर एकमात्र हवाई सेवा एक ऐसा साधन है जो आपदा के समय में किसी को अस्पताल पहुँचाना है या राहत सामग्री पहुँचानी है, उस समय ये जीवन रक्षक की तरह काम करते हैं, लाइफ लाइन की तरह काम करते हैं। इसलिए हमारी प्राथमिकता में है, जिससे हमारे सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, हमारी जो गर्भवती बहनें होती हैं, उनको भी जो है सही समय पर जो है अस्पताल मिल जाए और किसी आपदा के समय में, किसी बीमारी के समय में, तो ये हमारी प्राथमिकता में है। उत्तराखंड में बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी नई टीम के साथ पहली औपचारिक बैठक कर साफ कर दिया है कि मंत्रियों को अब केवल दफ्तरों में नहीं, बल्कि जनता के बीच रहना होगा। सीएम ने सभी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाले जनपदों का नियमित भ्रमण करने और विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने के सख्त निर्देश दिए हैं। देखिए, निश्चित रूप से अभी हमारे 5 जो हमारे विधायक थे, उन्होंने शपथ ली है मंत्रिमंडल परिषद की और वो कैबिनेट मंत्री बने हैं। तो उनके कैबिनेट मंत्री बनने से एक प्रकार से हमारा जो पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो हमारा कैबिनेट था, उसका संपूर्ण विस्तार हो चुका है। अब हम प्रत्येक जनपद में, जहां पर हमारे पहले 2-2 जनपद एक मंत्री के प्रभारी के रूप में था, तो आज हम समझते हैं कि
जो हमारी पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद यहाँ पर बन चुकी है, तो वो प्रवास करेंगे, भ्रमण करेंगे, जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे और निचले स्तर तक संवाद होगा। तो उससे सरकार को भी फायदा हो, उससे संगठन को भी फायदा होगा। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा की है कि सभी मंत्रिपरिषद के सदस्य जो है संपूर्ण उत्तराखंड में भ्रमण करें, प्रवास करें। देखिए, जिन लोगों को अभी दायित्व मिला है उनके पास समय कितना कम है, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है, और वो कितना विकास कर पाएंगे ये प्रदेश की जनता देख रही है, जो 9 सालों से प्रदेश के विकास का इंतजार कर रही है। यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का इंतजार कर रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था के दुरुस्त होने का इंतजार कर रही है, और आपने देखा कानून व्यवस्था के दुरुस्त होने का इंतजार कर रहे हैं 9 सालों से। तो ये अचानक क्या हो जाएगा? अचानक आप सोच रहे हैं कि कुछ महीने चुनाव के बचे हैं, अब आपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, तो क्या अब विकास की गंगा बहने लगेगी? यानी सरकार ये स्वीकार कर रही है कि पिछले 9 सालों से आपने विकास को अवरुद्ध करके रखा हुआ था। तो अब आप जितना भी धामी जी कह दें अपने मंत्रियों को कि क्षेत्र में जाइए, विधायकों को कह दे क्षेत्र में जाइए, अब जनता समझ चुकी है, जनता प्रदेश की स्थिति का आकलन कर चुकी है और विकास का रिपोर्ट कार्ड भाजपा का देख चुकी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नील बटे सन्नाटा है। अल्मोड़ा के महत्वपूर्ण गोपाल धारा मार्ग को दोपहिया वाहनों के लिए प्रतिबंधित किए जाने के प्रस्ताव ने अब तूल पकड़ लिए है। नगर के स्थानीय युवाओं ने इस निर्णय के खिलाफ लामबंद होते हुए नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। युवाओं का साफ कहना है कि यदि ये मार्ग बंद हुआ तो छात्रों और कामकाजी लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। युवाओं ने चेतावनी दी है कि बिना स्थानीय निवासियों की राय लिए थोपा गया कोई भी निर्णय जनहित के विरुद्ध होगा। मौलाना ज्ञात हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से कि शिशु मंदिर के पास जो है वहाँ पर बैरियर लगाया जा रहा है, गेट लगाया जा रहा है, जो कि 2 व्हीलर रोकने के लिए करा जा रहा है। आप जैसा जानते हैं कि नियाजगंज हो गया, उससे कई मोहल्ले वहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो अपने 2 व्हीलर के माध्यम से जो अपने बच्चों को छोड़ने आते हैं। कई बुजुर्ग जो है वो चल नहीं पाते हैं, उनको छोड़ने के आते हैं, भारी सामान लेके वो 2 व्हीलर से ही वहाँ पर से आते हैं। तो ऐसे में वो कैसे आएंगे, और दिन भर के लिए वो बंद करने का ही जो निर्देश दिए जा रहे हैं वो नगर निगम द्वारा दिए जा रहे हैं। आयुक्त महोदय, नगर निगम को हमारे द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है कि हम सोशल मीडिया और न्यूज़ के माध्यम से देख रहे थे कि गोपालधारा से लेकर के जो ऊपर को मार्ग जा रहा है उसमें गेट लगाया जा रहा है, जिस कारण किसी को परेशानी हो रही थी। लेकिन हमारे द्वारा यह ज्ञापन दिया गया है कि इससे अतिरिक्त लोगों से परेशानी होगी, क्योंकि कोई अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है और हमारे उधर कोई भी बड़ी गाड़ियां आ नहीं सकती हैं, जो कि मेडिकल फैसिलिटी है। उसके लिए यदि कोई भी परेशानी होती है तो इंसान अपने 2 व्हीलर के माध्यम से ही उन लोगों को, मरीजों को अस्पताल तक लेकर के जाता है। और अन्य समस्याएं, कई बुजुर्ग चल नहीं पाते हैं, उनके लिए 2 व्हीलर के माध्यम से उनको ले जाया जाता है। तो बहुत सी परेशानियों का इससे सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमारे द्वारा यह ज्ञापन दिया गया है, यदि गेट लगता है तो केवल और केवल स्कूल टाइम पे लगे और सीसीटीवी के प्रबंध किए जाए, रोडों को अच्छा किया जाए, जिसके कारण कोई भी एक्सीडेंट होने की संभावना ना बने। उत्तराखंड के चमोली जिले से विकास कार्यों में बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। नंदानगर मोटर मार्ग पर सेरा के पास इन दिनों डेंट लेन कटिंग का काम चल रहा है, लेकिन यह सुरक्षा मानकों को पूरी तरह ताक पर रख दिया गया है। बिना किसी चेतावनी बोर्ड या सुरक्षा कर्मी के चल रहे इस कार्य ने राहगीरों की जान जोखिम में डाल दी है। उत्तराखंड में विकास कार्यों की रीढ़ कहे जाने वाले डिप्लोमा इंजीनियरों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। श्रीनगर, गढ़वाल समेत पूरे प्रदेश में डिप्लोमा इंजीनियरों ने अपनी 27 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। शासन स्तर पर लंबे समय से चल रही उपेक्षा से नाराज अभियंताओं ने अब काम बंद कलम बंद का रास्ता चुन लिया है, जिससे लोक निर्माण विभाग समेत कई तकनीकी विभागों के कामकाज ठप होने की कगार पे है। और ये जो हमारी 27 सूत्रीय हमारी जो समस्या पत्र है, ये आज नहीं 13 जून 2025 को जब हमारा अधिवेशन देहरादून में हुआ था और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था, अपनी समस्याएं प्रस्तुत करी थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें यह आश्वासन दिया था कि आपकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लगभग 9 महीने गुजर जाने के पश्चात भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा जो हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी है, प्रांतीय कार्यकारिणी ने जो हमारे आंदोलन कार्यक्रम था 2 फरवरी से स्टार्ट किया था। प्रथम चरण में हम लोगों ने शाखा में बैठक करी, 10 फरवरी को हमने जनपद में बैठक करी और 18 फरवरी को हमने जिला मुख्यालय में धरना दिया और डीएम साहब के माध्यम से सीएम को ज्ञापन दिया। इसके पश्चात भी हमारी समस्याओं का संज्ञान नहीं लिया गया। उसके पश्चात हमने
प्रथम चरण के आंदोलन में 23 फरवरी को देहरादून में एक विशाल रैली आयोजित की कि शासन हमारी बातों का संज्ञान ले, लेकिन उसके पश्चात भी हमारी बातों का संज्ञान नहीं लिया। अब हमें मजबूर होकर के उसके पश्चात हमने फिर उस रैली के पश्चात जो हमारा द्वितीय चरण था 9 मार्च से लेकर 20 मार्च तक, द्वितीय चरण में हम लोगों ने देहरादून में समस्त जनपदों का क्रमिक अनशन किया। उसके पश्चात भी सरकार ने हमारी बातों का संज्ञान लिया। लास्ट में हमको मजबूर होकर के 23 मार्च से हम लोगों को इस हड़ताल में उतरना पड़ा। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के तत्वाधान में 22 से अधिक विभाग जो हैं हमारे इस जो हड़ताल कार्यक्रम में है इसमें अभी शामिल हैं। इसके साथ ही यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि अभी हमारे जो आवश्यक सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से अभी आवश्यक सेवाएं हमारी इस कार्यक्रम में धरना नहीं दे रही हैं, ताकि जो आम पब्लिक है उसे परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके साथ यह भी अवगत कराना चाहूँगा सर कि जो हमारी एक कार्यक्रम है ये विगत 9 माह पूर्व जो महासंघ का अधिवेशन हुआ था, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और इस प्रदेश के जो प्रमुख नौकरशाह हैं, माननीय जो प्रमुख सचिव हमारे हैं, वो भी उस कार्यक्रम में थे। तो उन्होंने उस दिन जो हमारी कई सारी ये जो 27 मांग पत्र जो हमारे हैं, तो इन मांगों में से कई सारों में उन्होंने उस समय सहमति व्यक्त की गई थी कि जो आपकी मांगें हैं बहुत ही जायज़ मांगें हैं, लेकिन विगत 9 माह होने के बावजूद भी जब मांगें पूरी नहीं हो पाई तो मजबूरन हो गए हमें इस हड़ताल पे जाना पड़ा। काशीपुर के ऐतिहासिक चैती मेले का आगाज आज मां बाल सुंदरी देवी के भव्य डोला प्रस्थान के साथ हो गया है। तड़के 3:30 बजे नगर मंदिर से शुरू हुई इस डोला यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। डोला नगाड़ों और बैंड बाजों के साथ मां की स्वर्ण प्रतिमा को पालकी में विराजमान कर चैती मंदिर पहुंचाया गया, जहां अब अगले 5 दिनों तक भक्त मां के साक्षात दर्शन कर सकेंगे। विराजमान हो चुकी हैं, किस तरीके से देखते हैं आगे क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, माँ की अष्टमी तिथि में नगर मंदिर से चलकर अपने पारंपरिक रास्ते से होते हुए आज माँ अपने भवन में विद्यमान हुई है और माँ का अभी पूजन अर्चन उपरांत माँ की महाआरती हुई है और माँ की आरती देने के बाद माँ के जो कपाट हैं भक्तों को दर्शनों के लिए खोल दिए गए हैं और श्रद्धालुओं में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है माँ के दर्शनों का, प्रसाद चलाने का, अपनी मनोकामना माँ से रखने का। और इस समय जो भी भगवती से अपनी सच्ची आस्था से, निष्ठा से, विश्वास से माँ से मनोकामना मांगता है, माँ भगवती उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। रामनगर की कोसी नदी में खनन कार्य को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। तराई पश्चिमी वन प्रभाग और वन विकास निगम द्वारा 10 टायरा भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाए जाने के बाद ट्रांसपोर्टरों का गुस्सा फूट पड़ा। आज बड़ी संख्या में वाहन स्वामियों ने एसडीओ और डीएलएम कार्यालय का घेराव किया और विभाग के इस फैसले को तुगलिक फरमान करार दिया। 19/3/2026 को एक रात को कोई तुगलकी फरमान जारी हुआ। सुबह इन्होंने गेट पे चस्पा कर दिया, जिससे हमें 10 टायरा वाहनों को टारगेट करके कि 10 टायरा वाहन ही अवैध माइनिंग कर रहे हैं, अवैध खनन कर रहे हैं। बल्कि हम तो 1 फरवरी के बाद चले हैं और बीच में कुछ छुट्टियां थी, कुछ छुट्टियां बंद रहे। हम तो 15-20 दिन हमारे वाहन चले हैं। पिछले साल करोड़ों रुपए की पीडी कटी। पिछले साल हमारे गेट पे कोई 10 टायरा वाहन पंजीकृत नहीं था। इस बार भी आज भी हम एसडीओ मैडम के पास बैठे हुए थे, उस टाइम फ़ोन आ रहा था कि जंगल खुद रहा है, अवैध खनन हो रहा है। आज तो 10 टायरे बंद है ना, आज भी अवैध खनन हो रहा है, आज भी जंगल खुद रहा है। हमारी तो विभाग के आगे निवेदन है कि सारी माइनिंग, सारा जो जंगल खुद रहा है, जो आने वाली पीढ़ियां हमें कल को जूते मारेंगी, हमें गाली देंगी। हम तो चाहते हैं ये नदी बंद कर दी जाए, गेट बंद कर दिया जाए। हम तो चाहते ही नहीं कि माइनिंग हो। हमारा एक वाहन हम बेच देंगे और क्या है। पहले विभाग के कहने से हमने अपने 6 टायरे वाहन बेच के 10 टायरे वाहन लिए हैं। ये आर्थिक रोजी रोटी का संकट आया पड़ा है। सभी बंदों ने किस्तों वाली गाड़ियां ज़्यादातर, क्योंकि नए वाहन बनाए हैं सभी ने, पुराना वाहन किसी के पास नहीं है। और विभाग की जब अनुमति मिली है तभी तो वाहन बनाए हैं। अगर विभाग ना अनुमति देता तो नाम बनाते। हमें बिना नोटिस के, बिना किसी कारण के हमारे वाहन उठा के बंद कर दिए। हमने आज भी साहब से कहा कि अगर बंद एरिया खुद रहा था, अगर अवैध खनन हो रहा था, आप गेट बंद कर देते, हमें बुलाते, हमें नोटिस देते कि आपके वाहन बंद कर दिए जाएंगे, तो हम भी कुछ करते। हमें बिना किसी सूचना दिए हमारे वाहन उठा के बंद कर दिए। हम बहुत परेशान हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। अभी यहाँ पर निगम ने जो हमारे 10 टायरा जो पंजीकृत है, उनके कुछ वाहन स्वामी हमारे पास आए थे कि इनके वाहन को प्रतिबंधित क्यों किया गया है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि 19 तारीख को एक हमारे संयुक्त बैठक हुई थी, जिसमें डीएफओ तराई पश्चिमी
सर ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें शहर में अपने पुलिस डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग से एसडीएम साहब और परिवहन डिपार्टमेंट और साथ ही साथ निगम से मैं और बाकी अन्य लोग भी वहाँ मौजूद थे, जिसमें यह चर्चा की गई कि जितने भी 10 टायरा वाहन हैं, मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा, जो यहाँ पर स्थानीय जो हमारे 10 टायरा हैं उनकी कोई शिकायत नहीं आई है, परंतु उनकी आड़ में जो बाहरी राज्यों से या बाहरी क्षेत्रों से जो 10 टायरा वाहन आ रहे हैं, उनकी आड़ में ये लोग नदी क्षेत्र में ना जाकर आरक्षित वन क्षेत्रों से अवैध खनन कर रहे हैं। इनके द्वारा आरक्षित वन क्षेत्रों से खुदान का कार्य किया जा रहा है, जिससे आरक्षित वन क्षेत्रों को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुँच रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ और कांवड़ जैसे विशाल मेलों के सफल संचालन का केंद्र बिंदु रहे मेला नियंत्रण भवन का अब विस्तार होने जा रहा है। धामी सरकार ने इस ऐतिहासिक इमारत के आधुनिकीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। एनडी तिवारी सरकार के दौर में बनी इस इमारत के बगल में अब एक अत्याधुनिक हेलीपैड युक्त नई बिल्डिंग खड़ी होगी, जो तकनीक के मामले में देश की चुनिंदा इमारतों में शुमार होगी। तो बेसिकली अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग सेटअप है उसके अंदर हमारा कमांड कंट्रोल रूम इसी बिल्डिंग में है, और साथ में जो सारे हमारे पुलिस के जो का पूरा सेटअप है और जो हमारा सेटअप है पूरा यहीं पे स्थापित है। इसके अलावा हमारी पीआईयू की टीम, हमारी टेक्निकल टीम, हमारे ऑडिट की टीम सभी यहाँ पे रहती हैं। जो हमारे साथ में एक्सपेंशन हो रहा है उसमें एक्सक्लूसिवली हम लोगों ने कोशिश की है कि जो हमारा कमांड कंट्रोल रूम है उसकी अच्छी व्यवस्था हो, वहाँ पे ऑफिसर्स की बैठने की व्यवस्था है वो देखी गई है। हेलीपैड का निर्माण जैसे मैंने बताया, पार्किंग की व्यवस्था उसमें की गई है। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व का आज श्रद्धा और उल्लास के साथ समापन हो गया। योग नगरी हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में योग गुरु स्वामी रामदेव के सानिध्य में नारी शक्ति का महापर्व मनाया गया। अष्टमी और महानवमी के संगम पर जहां एक ओर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कन्या पूजन संपन्न हुआ, वहीं स्वामी रामदेव ने देशवासियों को सनातन संस्कृति और आत्मिक जागरण का कड़ा संदेश भी दिया। सभी देशवासियों को नवरात्र की पूर्णता की और रामनवमी की बधाई। इस रूप में सबके भीतर राम के रामत्व की, कृष्ण की कृष्णत्व की, हनुमान के हनुमत तत्व की, शिव के शिवत्व की और माँ भवानी, दुर्गा, भगवती, सरस्वती की दिव्यता की प्रतिष्ठा, यही हमारे सनातन धर्म का मूल तत्व है। कहने को लोग कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो हिंदुत्व और सनातन का मूल तत्व है भगवान की, भगवती की भगवत्ता, राम का रामत्व, कृष्णत्व, हनुमतत्व और शिवत्व। जिस दिन ये सब में अवतरित हो जाएगा उस दिन हर एक बेटी भगवती का स्वरूप होगी और हर एक बेटा राम का स्वरूप होगा। और जब राम जैसा, कृष्ण जैसा, शिव जैसा, शिवो हम आत्मा हम शुद्धो हम बुद्धो हम का यह पावन चरित्र जन जन में अभिव्यक्त होगा, तब सनातन संस्कृति का ये मूर्त विग्रहवान स्वरूप इस देश को जगत गुरु, विश्व गुरु, आर्यवर्त देश बनाएगा। पहाड़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले पशुपालन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अल्मोड़ा में कवायद तेज हो गई है। मुख्य पशुपालन अधिकारी डॉक्टर योगेश अग्रवाल ने आज विभाग की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का खाका पेश किया। उन्होंने पशुपालकों से अपील की है कि वो आधुनिक तकनीक और सरकारी अनुदान का लाभ उठाकर अपनी आय दोगुनी करें। देखिए, हमारे पशुपालन विभाग की विभिन्न स्वरोजगार योजनाएं हमारी वर्तमान में संचालित है, जिसमें मुख्यतः हमने जो अग्रणी काम करा है वो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना के तहत किया है, जिसमें कि सर्वाधिक हमने लगभग 91 लाख रुपए की सब्सिडी हमने प्रदान की है लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से। और इसमें जैसा कि विदित है कि विभिन्न मदों में हम लोग बैंकों के माध्यम से ऋण दिलवाते हैं, जिसमें 10 गायों के लिए, भैंसों के लिए, मुर्गियों के लिए, बकरियों के लिए, खच्चर के लिए इसमें लोन मिलता है और 90% ब्याज की छूट सरकार इसमें राज्य सरकार दिलवा रही है। चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने इस बार ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड की व्यवस्था को और अधिक कड़ा कर दिया है। 23 मार्च से आरटीओ कार्यालयों में सुबह 11 बजे से ग्रीन कार्ड जारी किए जा रहे हैं।
वाहन स्वामियों को अपने वाहनों की फिटनेस, इंश्योरेंस, परमिट और प्रदूषण प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों का ऑनलाइन वेरिफिकेशन greencard.uk.gov.in पोर्टल पर कराना होगा। इस बार परिवहन विभाग सुरक्षा के मामले में कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। आरटीओ देहरादून संदीप सैनी ने स्पष्ट कर दिया है कि यात्रा मार्ग पर चलने वाले सभी कमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य होगा। ग्रीन कार्ड जो है हमारी चारधाम यात्रा 2026 में और पहले भी पूर्व यात्राओं में भी ग्रीन कार्ड एक व्हीकल के लिए होता है। जितनी भी हमारी पैसेंजर व्हीकल्स जो हमारी चारधाम यात्रा में जाती हैं उनका पहले एक फिटनेस टेस्ट होता है। गाड़ी की भौतिक कंडीशन देखी जाती है और उसमें जो भी ज़रूरी कागजात हैं वो पूरे होने चाहिए और फिजिकल कंडीशन ठीक होनी चाहिए। उसके बाद ही ग्रीन कार्ड को जारी किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। फ़ीस जमा करना, डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली फैच हो जाते हैं, लेकिन गाड़ी को फिटनेस के लिए एक बार हमारे कार्यालय में लाना पड़ता है। उसके बाद ये इस बार हमने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें जो ग्रीन कार्ड की जो फ़ीस जो होती है, जो ऑनलाइन जमा होती है, उसमें हम QR कोड के माध्यम से भी फ़ीस सबमिट करवाने के लिए कर रहे हैं, जिससे लोगों को आसानी हो सके। साथ ही जब ग्रीन कार्ड बन जाएगा, अभी उसके SMS पे भी लिंक जाएगा और उससे WhatsApp पे भी लिंक जाएगा कि ये ग्रीन कार्ड आपका बन गया, आप इसको यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि किसी भी हमारी चेक पोस्ट पे अगर उसको दिखाना पड़े तो वहाँ पर ग्रीन कार्ड को वो उस मोबाइल के थ्रू भी दिखा सकता है। साथ ही इसमें जब यात्रा चालू होती है, ग्रीन कार्ड तो गाड़ी का हुआ, फिर एक ट्रिप कार्ड की अनिवार्यता होती है। कोई भी यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के क्योंकि नहीं जाता है, और ट्रिप कार्ड हमारा एक बनता है जिसमें हर ट्रिप में आप एक धाम जा रहे हैं, चारों धाम जा रहे हैं, आपको धामों के हिसाब से ट्रिप कार्ड बनवाना अनिवार्य होता है। उसमें ड्राइवर की डिटेल्स होती है और पूरे ट्रिप की वैधता एज़ पर द धाम होती है, वो भी अनिवार्य होता है। तो हमारी लगभग कस्टमाइजेशन की प्रोसेस लगभग पूरी हो गई है और जैसे ही 1-2 दिन में हमारी पूरी प्रोसेस हो जाती है तो माननीय मंत्री जी द्वारा जब भी इसमें समय दिया जाएगा तो ग्रीन कार्ड की प्रोसेस चालू करेंगे। उत्तराखंड की ऐसी छोटी बड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।